करा टू ब्रिंग दिस टू यू वेयर एवर यू आर। आप जहां भी रहें, वेयर एवर यू आर, आप कहीं रहें, आप कहीं रहें, आपके लिए इन्हें लाना, आपके लिए इन्हें लाना। हाउ एवर यू हैव टाइम, भले ही आपके पास टाइम हो, आपके पास टाइम हो। देखिए सेंटेंस का रहा टू ब्रिंग दिस टू यू। सेंटेंस यहाँ 2+V1 से स्टार्ट किया, ऐसे इसे इन्फिनेटिव कहेंगे। जहां भी हमें 2+V1 आएगा तो ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे 2+V1 आएगा तो कन्फर्म है कि इन्फिनेटिव कहलाएगा। कह टू ब्रिंग दिस टू यू वेयर एवर यू आर, हाउ एवर यू हैव। सबसे पहले ये जानिए कि WH वर्ड या WH वर्ड के पहले जब भी कोई सेंटेंस आ जाए तो वाक्य असर्टिव होता है। तो ये फॉर्म असर्टिव जो बिल्कुल सही है, ये फॉर्म असर्टिव ये भी सही है। WH सेंटेंस के पहले जब भी कोई सेंटेंस आ जाए तो वाक्य असर्टिव होता है, जो असर्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ टू ब्रिंग दिस टू यू, आपके लिए। कह रहा है कि आप कहीं रहें, आप कहीं रहें। हाँ, आपके पास टाइम होगा, भले ही आपके पास टाइम हो और आप कहीं रहे, तो आपके लिए इन चीजों को लाना। आपके पास टाइम जरूर होगा, आपके पास समय होगा, तो आपके लिए इन चीजों को लाना नहीं, बल्कि यहाँ दोज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दोज करेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। टू ब्रिंग दोज टू यू, आपके लिए उन चीजों को लाना, इन चीजों को लाना नहीं, बल्कि यदि हम दिज लगाते तो दिज हम वहां यूज करते हैं, दिस का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां आप उससे देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, छू रहे हैं या आपके समीप हो, वहां हम दिस या डैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ सेंटेंस जो कह रहा है कि आपके लिए उन चीजों को ले आना, उन चीजों को लाना, मतलब समझे, यानी हम और आपके बीच में वार्तालाप हो रहा है, तो कन्फर्म है कि उन चीजों को लाना आपके पास समय होगा, आपके पास टाइम है, उन चीजों को ला सकते, आप कहीं भी रहते उस चीजों को ले लाते। तो यहाँ दिज से ज्यादा बेहतर आपको दोज होता। यदि दिज लगाते तो आपके साथ तो है ये दिज, दिज मतलब आपके साथ हो, तो फिर लाने की मतलब क्या हुआ। इसलिए ऐसी स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का। जैसे जो कुछ भी आपके समीप हो, दिस दिज, जो आपके समीप हो या फिर जो आपके नजर के पास हो, वो दिस या दिज होगा, तो फिर उसे लाने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, जो आपके नजर से दूर है, ओझल है, उसके लिए हम डैट का इस्तेमाल करेंगे या दोज का इस्तेमाल करेंगे, डैट या दोज का इस्तेमाल करेंगे। उसे लाने की आवश्यकता है ना, जो हमारे पास नहीं, जो हमसे दूर है, हमसे समीप नहीं है, उसे लाने की अवस्था, तो ऐसी स्थिति में डैट या दोज का इस्तेमाल करें। इसलिए कह रहा है कि आपके लिए लाना मतलब दोज को लाना, उन चीजों को लाना। वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन डार्क, हम अंधेरे में प्रयत्न करना जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू टू, विल के बाद वेरी इन्फिनेटिव आता है, यानी विल शैल, यानी जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सबके साथ V1 आता है, मतलब कंटिन्यू आपका V1 फॉर्मेट है। तो वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव, स्ट्राइव माने होते हैं प्रयत्न करना, प्रयास करना, स्ट्राइव होते हैं, है ना। तो कह रहा है कि हम अंधेरे में प्रयत्न करना जारी रखेंगे, अंधेरे में प्रयास करना जारी रखेंगे। फिर भी वी विल नॉट ड्राइव एन आउट, फिर भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया, वी के साथ शैल लगे या विल लगे, आई के साथ विल लगे या शैल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका सेंटेंस के अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन डार्क, हम अंधेरे में अवश्य प्रयास करेंगे, अवश्य प्रयास को जारी रखेंगे। फिर भी परंतु विल नो ड्राइव इन, तो विल के बाद ड्राइव इन V3 आएगा, विल के बाद तो V1 आता है ना, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में आंसर आएगा विल के बाद V1 चाहिए, तो लोग कहेगा सर ड्राइव लगाइए, नहीं, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, ये सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। यानी राइट आंसर आएगा वे विल नॉट बी ड्राइवन आउट, ये हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। और एरर पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका कि मॉडल वर्ब के साथ जब भी आएगा तो वेयर इन्फिनेटिव आएगा, वेयर इन्फिनेटिव दैट मींस V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि हम अंधेरे में लाख कोशिश कर लें, पूरा प्रयास करें, प्रयास करना जारी रखें, अंधेरे में हम प्रयास करना जारी रखें, फिर भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। वी विल नॉट
वी ड्राइवन आउट, वी विल नॉट बी ड्राइवन आउट, फिर भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्लियर हो गया? पैसिव फॉर्म आएगा, पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट आइए, कांट डिप्राइव हिम, वह उन्हें वंचित कर सकती है। शी कांट डिप्राइव हिम, डिप्राइव का मतलब समझिए कहाँ यूज करेंगे। डिप्राइव, डिप्राइव के बाद या तो somebody चाहिए या समथिंग चाहिए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिप्राइव मैंने होते वंचित करना, जो आपको जरूरत है, जिसकी आपको सख्त जरूरत है, सुख सुविधाओं से वंचित करना डिप्राइव होते हैं। तो डिप्राइव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी आता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आने की स्थिति आ जाए। तो डिप्राइव, रिफ्लेक्सिव या ऑब्जेक्ट, तब ऑफ प्रीपोजिशन लेगा, नहीं इसका राइट आंसर सी आएगा। शी कांट डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट्स, वह उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है, वह उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है, वंचित करना डिप्राइव होता है। माय अंकल, मेरे चाचा, कौन? मिस्टर ललित सिंह। ध्यान दीजिएगा इसमें, यदि आपको सेंटेंस इस तरह से आ जाए, नाउन कॉमा फिर नाउन लिख के आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस को नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए आपको, नाउन फिर कॉमा लगा के नाउन, फिर कॉमा लगा के नाउन, फिर कॉमा लगा के नाउन, ऐसा सेंटेंस आपको यदि दिख जाए तो वर्ब का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग टू करेंगे, इसके अनुसार करेंगे। लेकिन ये जो जितना नाउन हम देख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब के सब एक ही पर्सन के लिए यूज करेगा, ये सब एक ही पर्सन को डिनोट करेगा, सब एक ही पर्सन को डिनोट करेगा। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। इसे हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, है ना। नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, मतलब एक ही नाम को हम तरह तरह के से लिख सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, बोल सकते हैं ना। या फिर बोलेंगे राहुल गांधी, द सन ऑफ सोनिया गांधी, तो दोनों एक ही पर्सन को हम बोल कर रहे हैं। यहाँ भी वही कंडीशन आएगा, मेरे चाचा, कौन? मिस्टर ललित सिंह, मतलब ललित सिंह मेरे चाचा है, दोनों सेम पर्सन है, एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। ऐसी स्थिति में अंकल के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा, तो माय अंकल मिस्टर ललित सिंह कम्स होम एट द एंड ऑफ, होता है एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में घर आते हैं। जब अंतिम महीना हो जाता है ना तब घर आते हैं, मतलब कह सकते हैं 28, 29, 30 को आते होंगे। एट द एंड ऑफ होते, एट द एंड ऑफ, अंतिम। गोन नहीं आएगा, ब्रिंग मैंने लाना होता है, रिटर्न मैंने वापस लौटना, ये सब नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ होते हैं, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ। ये जो होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट होते हैं, फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, आदर या सत्कार होते हैं। फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट होते हैं, आदर या सत्कार, यादर या सत्कार होते हैं, तो एडमायरेशन इसका सिनोनिम होगा। औ मतलब होते हैं फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, औ सम्मान, सम्मान, और फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट होता है। इसी का साइन आ गया एडमायरेशन, सम्मान। एक्सपेक्टेशन तो होते उपेक्षा, एक्सपेक्ट बने होते आशा करना, अपेक्षा करना, तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा उपेक्षा। फैमिलियरिटी बने होते परिचय, परिचित, फैमिलियरिटी, परिचित। कॉमनेस बने होते शांतिपन, कॉमनेस, शांतिपन को बोलते हैं कॉमनेस, शांतिपन। रिजुविनेट होते ऊर्जावान, रिजुविनेट, ऊर्जावान, मतलब कुछ काम करने के लिए, पुनर्काम करने के लिए ऊर्जावान भर देना, किसी काम करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए पूरी तरह से ताकत भर देना, जोश भर देना, वो आपका रिजुविनेट कहलाएगा। रिजुविनेट, कोई काम करने के लिए, कुछ भी जोश भरने के लिए उसमें ताकत ला देना, ऊर्जा भर देना, रिजुविनेट कहलाता है। ऊर्जा भरना रिजुविनेट। उसी को कहते हैं अपडेट। अपडेट क्या होता है? मतलब जो काम हो चुका फिर से अपडेट किया, मतलब फिर से उसमें जान डाला, फिर से अपडेट किया, फिर से अपडेट, तो उसी का साइन आता है रिजुविनेट का साइन आता है, अपडेट भी आता है, अपडेट।
डिस्ट्रॉय मैंने तो होते बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय मीन्स होगा बर्बाद करना। रेन मैंने बारिश होना, और एग्जॉस्ट मैंने होते हैं टायर्ड होते हैं, थका हुआ, टायर्ड, थका हुआ, थका देना, एग्जॉस्ट होते हैं, थका देना, टायर्ड होते हैं। डिस्पर्स माने होते छितराना, डिस्पर्स माने होते छितराना, छितराना का डायरेक्ट मीन्स मतलब ये हम कहेंगे छितराना, ऐसे ऐसे छितरा देना, फेंक देना। तो डिस्पर्स माने छितराना, छितराना का मतलब आप स्पष्ट सी बोल सकते हैं, इजेक्ट बोल सकते हो, फेंकना, बाहर निकालना, इजेक्ट बोलेंगे, बाहर निकालना, फेंकना। खासकर देखते होंगे चींटी लोग जो अपना विष निकालता है, जहर जो बाहर निकालता है वो इजेक्ट करता है, इजेक्ट करता, बाहर निकालता। तो एक प्रकार के बाहर निकलने का सेंस वहां छितराना के अर्थ में देगा, जिस प्रकार से डिस्पर्स लिखा हुआ, ठीक है। छितराना इजेक्ट होता है। अरेंज मने तो होते बंदोबस्त करना, अरेंज मने बंदोबस्त करना। गेदर मने होते एकत्रित होना, जमा होना गेदर होता। कलेक्ट मने भी होते संग्रह करना, कलेक्ट मतलब संग्रह करना। स्टेशनरी मने होते हैं स्थिर, स्टेशन स्टेशनरी स्थिर होते हैं, स्थिर कहने का मतलब अब हमारा अपोजिट पूछ रहा। तो स्टेशनरी मने होते हैं स्थिर, स्थिर मतलब होते हैं इमोबाइल, साइनो इसका आएगा इमोबाइल, स्टेबल इसका साइनो आएगा, परमानेंट इसका साइनो आएगा। जो स्थिर है वो परमानेंट है, जो स्थिर है वो इमोबाइल है, अचल है। जो स्थिर है वो स्टेबल है। इसका मतलब एंटोनिम इसका कन्फर्म है कि ये आएगा इसका एंटोनिम, अनस्टेडी हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेडी अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेडी अस्थिर। प्रोग्रेसिव जो होता है विकास से उन्नति को प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेस से बना है प्रोग्रेसिव। इसका मतलब इसका साइनो एडवांस दे सकते हैं, एडवांस इसका साइनो दे सकते हैं, एडवांस उसका साइनो। इसका एंटोनिम आएगा कंजर्वेटिव आ जाएगा। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी क्या होते हैं कि जो परंपराओं को नहीं मानता है, जो सब दिन परंपरा चलता आ रहा है उसे प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, उस परंपरा को हम बढ़ाना चाहते हैं, उस परंपरा को एडवांस लाना चाहते हैं, उस परंपरा को और दो का स्टेप हम आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहां तो रूढ़िवादी लोग लगा हुआ है, ये कट्टरपंथी लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ये परंपरा आगे चले, वो कंजर्वेटिव होते हैं। इसका ये एंटोनिम दिया है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू। एडवांस इसका साइन आएगा, एंटो कंजर्वेटिव होगा। रूढ़िवादी मतलब परंपराओं को नहीं मानने वाला, अड़चन डालने वाला। कॉन्टिन्यूअस तो होते लगातार, कॉन्टिन्यूअस होते लगातार। डायनेमिक माने होते सक्रिय, ऊर्जावान को डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक सक्रिय या ऊर्जावान, डायनेमिक सक्रिय या ऊर्जावान। ऑगमेंट, ऑगमेंट माने होते बढ़ाना, ऑगमेंट माने होते बढ़ोतरी, बढ़ाना। इसका मतलब बढ़ाना का मतलब डेवलप इसका साइन आएगा, इनहेंस इसका साइन आएगा, इंक्रीज इसका साइन आएगा, बढ़ोतरी करना। ऑगमेंट मैंने बढ़ाना, ऑगमेंट बढ़ाना, साइन आएगा डेवलप, साइन आएगा इनहेंस, साइन आएगा इंक्रीज बढ़ाना। तो एंट हो जाएगा डिग्रेड, डिग्रेड मतलब नीचे गिराना, नीचे गिराना, पतन की ओर ले जाना, डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड पतन की ओर ले जाना, डिग्रेड कहलाएगा। पार्ट एंड पार्सल जो होते हैं महत्वपूर्ण भाग होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उसी को कहते हैं एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट होते हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा, पार्ट एंड पार्सल एसेंशियल पार्ट, महत्वपूर्ण हिस्सा उसी को बोलते हैं। रेनी डे बने होते हैं मुश्किल समय, मुश्किल घड़ी। रेनी डे, रेनी डे होते हैं मुश्किल समय, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल समय, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल समय, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। बीइंग अ कोल्ड डे, इसमें देखिए क्या आएगा, यदि कोई सेंटेंस हमारा बीइंग से शुरू है मतलब पार्टिसिपल, यदि कोई सेंटेंस मेरा बीइंग से शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ हमारा बीइंग से जैसे शुरू होगा, जैसे सेंटेंस हो बीइंग से हमारा शुरू होगा तो ये समझना पड़ेगा कि इसका सब्जेक्ट या तो एक होता है या तो दो आता है। पार्टिसिपल का मतलब ही होगा कि उसका सब्जेक्ट एक होनी चाहिए, लेकिन विंग वाले में सब्जेक्ट एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, इसका ख्याल रखेंगे थोड़ा। तब विंग से भाग शुरू रहे तो इसका सब्जेक्ट एक अथवा दो आएगा। यदि दोनों में सेम सब्जेक्ट होगा तो इसमें कोई छेड़खानी करने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन जैसे ही डिफरेंट आएगा तब विंग के पहले प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तब विंग अ कोल्ड डे, तब विंग अ कोल्ड डे इसका मतलब कन्फर्म बोलेंगे कि कोल्ड डे प्राकृतिक घटना, इसके लिए सब्जेक्ट इट आएगा। और अगला सेंटेंस हमारा बी दिख रहा है तो इसका सब्जेक्ट बी है।
जैसे इन डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए तो कन्फर्म है कि बीइंग के पहले इसी इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। कन्फर्म है कि बीइंग के पहले हम इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, यानी राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक होगा। पिछले सेट यानी सेट नंबर 9 में आप देखिएगा सोल्यूशन, तो इसको हम बीइंग के बारे में क्वेश्चन हम बताए थे आप लोग को, देखिएगा उसके पहले भी हम बताए थे। तो इट बीइंग अ कोल्ड डे होगा। माई डॉटर हैज ए हैबिट ऑफ, कह रहा सेंटेंस देखिए, माई डॉटर हैज ए हैबिट ऑफ, मेरी बहन को खाने की आदत है। हैज ए हैबिट ऑफ, माई डॉटर हैज ए हैबिट ऑफ, मेरी बहन को खाने की आदत है। एटिंग, क्या है, खाने, होम कुक्ड फूड, घर का बना हुआ भोजन, घर का बना हुआ भोजन खाने की आदत है उसे। इसका मतलब होम कुक्ड फूड हुआ घर का बना हुआ भोजन, खाना पसंद है उसे। अब देखिए खाने का मतलब ईट क्रिया आएगा, पिक मैंने होता है चुनना, घर का बना हुआ खाना चुनने की आदत है, नहीं आएगा। बल्ग जानते क्या होता है? बल्गिंग जो होता है एकदम ठूस ठूस कर खाना, एकदम पूरा ठूस ठूस कर खाना बल्ग होते हैं। या बल्ग का एक और मतलब होते हैं, मान लो कि ये शरीर है, तो शरीर में कहीं जो उठा हुआ पार्ट जो होता है ना, ऐसे उभरा हुआ पार्ट, वो बल्ग कहलाता है। मान लो जैसे देखो ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा, ये आपका बल्ग कहलाएगा। मतलब शरीर में वैसा पार्ट जो उभरा हुआ हो, उठा हुआ पार्ट हो, उसे बल्ग कहते हैं। क्या बोलेंगे? बल्ग बोलेंगे। या फिर ठूस ठूस कर खाना। हॉगर, ये जानते क्या होते हैं? हॉगरिंग जो होता है ना, जरूर जैसे हॉगरिंग क्या होते हैं, एक देखा हथसिराहा नाम सुना है? हथसिराहा, हथसिराहा का मतलब वैसे मतलब होगा, वैसे पर्सन को कहते हैं जो अपने हिस्सा जितना खाने की क्षमता उतना तो खेबे करेगा, लेकिन उससे ज्यादा वो अपना हिस्सा में ले लेगा। थरिया में इतना बना ले लेगा, हथसिराहा ने, और इतनी सुख खा के छोड़ देगा। हॉगरिंग समझ में आ गया? तो हॉगरिंग वैसे पर्सन को बोलेंगे जो अपने जरूरत से ज्यादा ले लेना, वो हथसिराहा में आएगा, हॉगरिंग आएगा। आप लोग में भी होंगे कोई, घर में ऐसा चलते रहता है कि देखेगा नहीं लगता वो 2-3 पीस खा लेगा, ऐसा कहा नहीं करे कि हम 8 पीस पहले लेके रखे, और कहेगा नहीं हम दवा हम 8 पीस खाएंगे, और खाएगा 3 पीस, तो 5 पीस बर्बाद हुआ। मतलब उसका मात्र उसे कैपेसिटी 3 पीस का था, लेकिन वो 8 पीस खा, 8 पीस ले लिया। तो वहां अपने हिस्सा से ज्यादा लेना वो हॉगरिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? हॉगरिंग। अपने हिस्सा से ज्यादा लेना हॉगरिंग कहलाएगा। समझ में आ गया? ये बल्गिंग कहला गया, ठूस ठूस कर खाना, एकदम चाप रहा ना, वो चलने के आस मैंने उसको ताकते नहीं, उठे के ताकते नहीं है, उतना खाया का है। पिक मैंने चुनना, ये नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ ईटिंग आएगा, बहन को घर का बना हुआ भोजन खाने की आदत है। राइट आंसर डी बिल्कुल सही है। राइट आंसर डी बिल्कुल सही है ना? गवर्नमेंट बाई अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, करा सरकार वैसे लोगों के द्वारा सरकार चलाना जो समाज में अच्छे लोग हो। हाईएस्ट सोशल ऑर्डर मतलब कुलीन लोगों के द्वारा सरकार चलाना। समाज में जो उच्च कुल के लोग हैं, उच्च कुल के वर्ग के लोग हैं, उसके द्वारा यदि हम सरकार चलाएंगे तो अरिस्टोक्रेसी कहलाएगा। कुलीन तंत्र कहते हैं, कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होते हैं तानाशाह, ऑटोक्रेसी तानाशाह, जैसे उत्तर कोरिया तानाशाह। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र होते हैं, प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? बाय पीपल, फॉर द पीपल, और ये क्या था? लोगों का सरकार, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वो डेमोक्रेसी का परिभाषा दिए थे अब्राहम लिंकन ने। लोगों का सरकार, लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, वो डेमोक्रेसी होते हैं। प्लूटोक्रेसी धनिक तंत्र होता है। गवर्नमेंट बाय किंग या क्वीन, राजा और रानी के द्वारा सरकार, राजा या रानी, उसी को कहते हैं राजतंत्र। राजतंत्र राजा या रानी के द्वारा सरकार चलाए, मोनार्की कहलाता है। मोनार्क, राजतंत्र, राजतंत्र, राजतंत्र। हमारे इतिहास में सबसे प्रथम महिला रजिया सुल्तान है ना। आज ने हमको ईस्वी सन कितना कितना था, ये हो जाएगा मोनार्की। राजतंत्र। डिक्टेटरशिप में भी होते हैं तानाशाह, तानाशाह, ओलिगार्ची, कुछ लोगों के द्वारा सरकार, कुछ ही लोगों के द्वारा सरकार चलेगा तो ओलिगार्ची कहलाता है। थियोक्रेसी पुजारियों के द्वारा सरकार, पुजारियों के द्वारा शासन, वो होते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी पुजारियों के द्वारा। करेक्टली स्पेल्ड में क्या आएगा आपका? करेक्टली स्पेल्ड देखिए, करेक्टली चुनिए। लाफ्टर, लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ लिखते हैं, लाफ ने हंसना,
लाफ, LAUGH, लाफ ने हंसना, तो लिखा लाफ्टर, हंसी। मैक्सिमम, 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 मैक्सिम, बी आंसर होगा, मैक्सिमम, बी राइट आंसर आएगा, मैक्सिमम। सबसे पहले हम ऑप्शन को गलत छाटेंगे, सही नहीं, हम गलत बनाएंगे। इसका गलत राइट आंसर क्या आएगा? द ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ, ये तो कन्फर्म आप बताएंगे कि सर यहाँ द ओपिनियन जब लिखा गया था कन्फर्म है कि पी से स्टार्टर नहीं होगा, क्योंकि सेम वर्ड दोनों एक साथ नहीं आ सकता, अलग अलग आ सकता है। यहाँ भी ओपिनियन और यहाँ भी ओपिनियन, इसका मतलब ये हुआ कि पी से स्टार्टर नहीं होगा। क्लियर? अब बात करेंगे, कोई भी डिटर्मिनार है, किसी भी डिटर्मिनार को हम लास्ट में नहीं लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि द आर्टिकल है, और आर्टिकल या किसी प्रकार के डिटर्मिनार को हम नाउन से पहले रखेंगे, नाउन से पहले रखेंगे। या फिर एक और आपको विकल्प पढ़ाते हैं कि जब भी ऑफ से दो नाउन जुड़ा रहे तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल लगता है। जब भी ऑफ से दो नाउन जुड़ा रहे तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपिनियन के साथ कन्फर्म है द आर्टिकल लगेगा। इसका मतलब क्यू के बाद पी होनी चाहिए, क्यू के बाद पी होनी चाहिए। बोलिए, ढूंढिए, क्यू पी, क्यू पी, क्यू पी, क्यू पी, आ गया? क्यू पी मिल गया। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका फाइनल आंसर कौन सा आएगा। अब देखिए, अब फाइनल आंसर ढूंढे। द ओपिनियन, विचार, जो डेट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल लेगा। तो ओपिनियन सिंगुलर तो कन्फर्म है कि मैक्स होगा, यानी राइट आंसर आर से स्टार्टर होगा। द ओपिनियन, तो ओपिनियन आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत ग्रेट, जो ग्रेट दिख रहा, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, और तुरंत एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं। मतलब हुआ कि द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक। क्लियर होगा? अब बात करेंगे सर आर के बाद क्यू कहा आया, तो आपको कल ही 9 नंबर सेट में पढ़ा रहे थे कि मेक क्रिया के बाद, मेक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो वेयर इन्फिनेटिव आएगा या एडजेक्टिव आएगा। मेक क्रिया के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर वेयर इन्फिनेटिव लगा, वेयर इन्फिनेटिव दैट मीन्स विदाउट टू, या एडजेक्टिव आएगा। मेक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, वेयर इन्फिनेटिव या एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वाले चैप्टर में हम पढ़ाते रहते हैं अपने विद्यार्थियों को। तो यहाँ देखिए, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ग्रेट है। हो गया आंसर ए नंबर। वी आर, ये तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं ना कि एज लॉन्ग एज होना चाहिए, एज लॉन्ग एज होना चाहिए, ये तो आपको भी पता है। इसका मतलब आर के बाद हर हाल में पी होनी चाहिए। आर पी ढूंढिए, आर पी, आर पी, आर पी, आर पी। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये भी स्पष्ट है कि लास्ट में दा नहीं आएगा, लास्ट में क्यू नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले चाहिए, तो लास्ट में हो ही नहीं सकता है। तब बचा कौन? बी राइट आंसर, फाइनल आंसर बी हो जाएगा आपका। वी हैव टू फेस डिग्री कोल्ड। पहले हम क्लोज टेस्ट को पूरा क्या करेंगे, ओवरव्यू पूरा पढ़ लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ क्या छूटा हुआ, क्या क्या भरना है। उससे दो चीज पता चलेगा कि पूरा पैसेज पास्ट है या प्रेजेंट है। दूसरा पता चलेगा कि पैसेज ये जो है नेगेटिव थॉट है या फिर पॉजिटिव थॉट है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ लेके चल रहा। ये दो चीज हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले पूरा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, तो टेंस पता चलेगा। जब टेंस पता चलेगा तो कन्फर्म है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पता चलेगा, और किस दिशा में पैसेज जा रहा। वी हैव टू फेस, हैव टू सामना करना। वी हैव टू फेस डिग्री कोल्ड, हाई स्पीड कोल्ड winds ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। इन द विंटर नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट। इसका मतलब रात लंबा और दिन छोटा होते हैं ठंड के महीना में। कोल्ड के बारे में बात कर रहा, रात लंबी और दिन छोटी होते हैं। स्काई ऑफन लुक्स क्लियर, कभी कभी क्या देखते हैं, प्राय क्या होता है, आकाश क्लियर रहता है। हाउएवर, फिर भी कभी कभी इट रिमेन्स ऑल थ्रू द डे बिकॉज ऑफ द थिक फॉग। थिक फॉग मैंने होता है घने कोहरा। ड्यूरिंग पीक, पीक कोल्ड मैंने समझते हैं, पीक कोल्ड मैंने समझना होगा। पीक कोल्ड मतलब होते हैं, जैसे एक पढ़ने के लिए आया था स्टोरी थी, कहानी पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद्र। पूस की रात 8 क्लास में पढ़ने का आता है, पूस के हिंदी चैप्टर में, मुंशी प्रेमचंद्र, पूस की रात। तो वहाँ वो सिखाते हैं कि पूस की रात मतलब कि सबसे कड़कड़ाके की ठंड जो पड़ता है वो पूस की रात के ही ठंड पड़ता है।
तो पीक कोल्ड मतलब हुआ, पीक मैंने होता है एकदम चोटी, पीक मैंने चोटी, तो चोटी का मतलब हुआ यहाँ पीक कोल्ड मैंने सबसे अत्यधिक ठंडा, एकदम चरम सीमा। इस बार सुने होंगे ना कि कोरोना की रफ्तार अभी पीक नहीं पहुंचा है। इस बार आपको थोड़ा सा न्यूज जब सुने होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इस बार थोड़ा सा नॉलेज होगा कि अभी 3-3.5 लाख केसेस पर डे आ रहा है। इसका मतलब अभी पीक आना बाकी है, पीक आना बाकी, इसका मतलब अपना आखिरी चरम सीमा आना भी बाकी है। तो पीक होते जो आखिरी उसका चरम बिंदु होता वो पीक कहलाता। पीक कोल्ड मंथ समटाइम्स इट रेन्स आल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यहाँ देखिए विंटर सीजन, विंटर सीजन, गौर करिए विंटर सीजन, पीक कोल्ड, समझ में आ गया। ये सारा चीज ध्यान देंगे, नहीं ठंड के बारे में बात करा, शरद ऋतु की बात करा, विंटर सीजन मैंने शरद ऋतु, शरद ऋतु कहते हैं विंटर सीजन। अब ये सारे कंडीशन हम पढ़ लिए, तो टोटल पैसेज पढ़ने के बाद टोटल हमें यही पता चल रहा है कि अच्छा हो ये टोटल पैसेज शरद ऋतु से, ठंड के मौसम से लिया गया। ठंड के मौसम आने का मतलब ये हुआ दिन रात लंबी और दिन छोटे होते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद हमें ये पता चल रहा कि अक्सर क्या होता है कि साफ होते हैं, दिन क्या रहता है साफ रहता है, लेकिन कभी कभी घने कोहरा के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब ठंड के बारे में टोटल इमेजिन आप करिए और सेंटेंस बन जाएगा, पूरा पैसेज बनेगा। देखिए अब हम लोग बनाते हैं, आसानी से बनेगा। लिखा हुआ है वी हैव टू फेस, वी हैव टू फेस, हमें सामना करना होगा, हमें सामना करना होगा डिग्री कोल्ड। अब बोलिए कैसा डिग्री कोल्ड, कैसा, लो डिग्री, हाई डिग्री, हैवी डिग्री, मेनी डिग्री। बोलिए हैवी रेन होता है, भारी बारिश होता है, जिसे डाउन पोर कहते हैं, डाउन पोरिंग कहते हैं। हैवी रेन मतलब होता है डाउन पोरिंग, डाउन पोरिंग मतलब होता है हैवी बारिश होता है। टोरेंशियल होते हैं, टोरेंशियल होते हैं, टोरेंशियल रेन कहलाता है। ये होते हैं हैवी बारिश, मूसलाधार बारिश। या फिर कोई वस्तु भारी है तो वहां भी हैवी लगा सकते हैं, कोई वस्तु अधिक भारी है तो वहां भी हैवी का यूज कर सकते हैं। मेनी नहीं आएगा, मेनी के बाद प्लूरल नाउन चाहिए इसलिए मेनी नहीं आएगा। या डिग्री है यानी हमारे पास या तो लो डिग्री होगा या तो हाई डिग्री होगा, हमारे पास अब दो ही विकल्प है, या लो या हाई होगा। अब बताइए हाई डिग्री कोल्ड होगा या लो डिग्री कोल्ड होगा। तो लोग इसमें क्या सोचता है कि सर हाई डिग्री कोल्ड होना चाहिए। सिंपल सोचिए, जब हाई डिग्री होगा तो फिर गर्मी नहीं पड़ेगा, फिर ठंडा कैसे होगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि डिग्री लो जाएगा, लो डिग्री तापमान नीचे गिरेगा, और जितना तापमान नीचे गिरेगा ठंड उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना पीक लेगा, समझे। या हर कोई समझेगा सर वो हाई डिग्री होनी चाहिए, हाई डिग्री रहेगा इसका मतलब वो ठंडा ज्यादा है। नहीं, आप ये मत सोचे कि कोल्ड के लिए लगा रहे हैं। या डिग्री जितना तापमान लो होगा उतना ही ठंड ज्यादा बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिशन रिएक्शन ले रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ते होंगे आप लोग, ऐसे ऐसे करके इन पढ़ता, अच्छा जैसे रहे। तो यहां हम यूज करते हैं वी हैव टू फेस। हाई डिग्री कोल्ड नहीं आएगा, हाई डिग्री लगा देंगे तो फिर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 45-55 हो जाएगा, तो फिर गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगा ना। यहाँ लो डिग्री आएगा, कम तापमान का हमें सामना करना पड़ेगा, कम तापमान की जो ठंडा आएगा उसकी हमें जूझना पड़ेगा, उसका मुझे सामना करना पड़ेगा हमें। हाई स्पीड विंड, अब एक तो हो गया कि कम तापमान का हमें सहना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। दूसरी हुआ हाई स्पीड कोल्ड विंग्स। हाई स्पीड कोल्ड मैंने ठंड में देखते होंगे शीतलहरी चलता, शीतलहरी मतलब ठंडी हवा चलता, वो भी तेज हवा चलता। तो ये कह रहा हाई स्पीड, यहाँ देखो हाई का इस्तेमाल किया है, यानी हाई स्पीड कोल्ड विंड, कह रहा ठंडी हवा चलता, वो भी कह रहा तेज ठंडी हवा को सहना पड़ता। ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, कैसा विंटर महीना में। अब बोलिए ये समस्या कब आएगा, ये समस्या कब हमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। करा वी हैव टू लो डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। इसका मतलब जब ठंड का महीना, जब शरद ऋतु चरम सीमा पर रहेगा, पीक पर रहेगा, पीक विंटर मंथ्स, जब वो ठंड की महीना चरम सीमा पर रहेगा तो उस वक्त काफी डिग्री लो भी रहेगा और ज्यादा ठंडी हवा चलेगा, शीतलहरी ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा शीतलहरी भी चलेगा
और पीक विंटर मंथ्स ही आएगा तभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगा। एक तो ठंडी हवा एकदम ऐसे पूरा एकदम रजाए पूरा ऐसे ओढ़ले रहेगा, लेकिन एक याद करना कि जिस वक्त तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था उस वक्त ठंडा कम लगता होगा, जिस वक्त कपड़ा ज्यादा होते गया ठंडा और तुम्हें ज्यादा सताते गया। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। 2007, 8, 9 में हम जब पढ़ते थे बिहार शरीफ इंटर में 12th में, तो 4 बजे मॉर्निंग 3 मंजिला पर स्नान करते थे ठंडी में, यही पीक विंटर मंथ्स में 4 बजे 3 मंजिला पर। अब मात्र एक इनर रहता था, नीचे इनर, एगो शर्ट, वेस्ट बंगाल जिसको कहता है, एक शर्ट, अब कोई ठंडा नहीं लगता। आज सारी सुविधा है और उससे 4 गुना ज्यादा ठंडा लगता है। इसका मतलब ये मोनोपोली, ये चीज आपको ठंडा दिलाता है कि ये स्वेटर नहीं लेंगे तो ठंडा लगेगा, ये कपड़ा नहीं पहनेंगे तब ठंडा बढ़ेगा। चलिए देखिए, वी हैव टू फेस लो डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड winds ड्यूरिंग द पीक विंटर मंथ्स होगा। स्पीक मैंने तो बोलना होता है, ये कहा लगा। स्नीक मैंने होता है चोरी नियन छुप जाना, चुपके से प्रवेश करना स्नीक होते है, चुपके से चोरवा नियन घुस जाना स्नीक होते हैं। ट्विक, ट्विक मैंने होते हैं मरोड़ देना, ऐसे ऐठ देना ट्विक होते हैं। अब भाई ट्विक नहीं पता है तो ट्विस्ट बल्ब नाम सुनेंगे, ट्विस्ट बल्ब है, ट्विस्ट बल्ब वो ऐठा हुआ तो वही लिखा ट्विक, ऐसे मरोड़ देना, ऐठ देना, मरोड़ देना। नहीं देखते एक गाना बना है कि श्याम चूरी बेचने आया, श्याम ने ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ मरोड़ दिया, तो वहाँ ट्विक वर्ड का यूज होता है, ट्विक, ट्विक आता है। स्नीक मने होते चुपके से प्रवेश करना। अब आगे आइए, नेक्स्ट आइए, तीसरा क्या आएगा, 23 क्या आएगा, ये देखिए। कर इन द विंटर, इन द विंटर क्या, शरद ऋतु में, इन द विंटर, देखो ना आधा लिखल है, लिखल है द विंटर सीजन आएगा, क्लाइमेट नहीं सीजन आएगा शरद ऋतु में। इन द विंटर सीजन, आधा क्वेश्चन तो लिख देता, सीजन का संकेत दिया था आपका, पिक कोल्ड का संकेत दे दिया था, तो इन द विंटर सीजन होगा, मतलब शरद ऋतु के महीना में। जब शरद ऋतु की महीना होता है तो रात लंबे होते हैं, नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट, रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। यही ऐसे लोग लगेगा दिन कखने पता ही नहीं चलेगा, अरे दिन बड़ी जल्दी खपत हो गया, इसलिए लोग चालाक होता है। ठंड में कभी कोई घर अपना मकान नहीं बनाएगा, काहे कि तुरंत दिन कट जाता है, और दिन तुरंत कट जाएगा तो हमारे घर बनबे नहीं करेगा, 6 महीना लग जाएगा, इसलिए लोग घर ठंडे में नहीं बनाएगा, गर्मी में बनाएगा। ये देखिए हो गया, नाइट लंबी और दिन छोटी होते हैं। और इसका एक और रीजन होता है, नाइट बिकम्स, जब रात लंबी होती है ना तो जो कोढ़ी रहता है वो कभी कभी बेडवे पर पेशाब कर देता है, कभी कभी, इसलिए वो डर से क्या करेगा, पानी रात के कम पिएगा, सोने वक्त कम पानी पिएगा, या तो फिर उसको डर सताते रहेगा रातों भर, आज पनिया पी लिया आज तो कंफर्म बेड। नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट, स्काई ऑफन लुक्स क्लियर। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, प्राय स्काई साफ दिखता है, एकदम क्लीन दिखता है, एकदम साफ नजारा, एकदम बड़ा स्वच्छ दिखता है। देखिए अर्थ समझिए, आकाश प्राय साफ दिखता है, फिर भी यहां से देखिए इसका रिएक्शन चेंज होगा, आकाश प्राय साफ दिखता है फिर भी कभी कभी, इसका मतलब वो यहां से रिएक्शन चेंज हो जाएगा, आकाश प्राय साफ दिखता है फिर भी कभी कभी अनक्लियर दिखता है, ये नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आइए, कभी कभी, कभी कभी, फिर भी कभी कभी, इट रिमेन्स ऑल थ्रू द डे, कभी कभी दिनों भर, ऑल थ्रू डे मने हुआ दिनों भर, कभी कभी ऑल थ्रू द डे मने हुआ दिनों भर मौसम क्या रहता है, अनक्लियर दिखाई देता, अनक्लियर दिखाई देता, अनक्लियर रहता है, क्लियर। कभी कभी मौसम क्या रहता है, दिनों भर अनक्लियर रहता है, मतलब दिखाई देता ही नहीं है, नहीं देखता, दिनों भर लगता है कि रातें होले, कुछ पता ही नहीं चलता, एकदम कुहासा रहता। क्लियर हो गया, इट रिमेन्स अनक्लियर होगा, क्लियर स्पष्ट नहीं, ब्लू नहीं, सेम मने सेम नहीं, अनक्लियर होगा, अनक्लियर और थ्रू द डे बिकॉज ऑफ द थिक फॉग ड्यूरिंग पीक कोल्ड मंथ्स। कर पीक कोल्ड मंथ्स के दरमियान घने कोहरा के कारण, जब पीक कोल्ड होता है उस महीना जब चरम सीमा पर ठंडा रहता है, तो घने कोहरा के कारण दिनों भर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है कि दिनों भर दिखाई नहीं देता, मतलब आसपास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, एकदम ठंड कुहासा रहेगा,
आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी मतलब समझते, समटाइम्स कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, समटाइम्स कभी कभी, ट्रेन्स आल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, कभी कभी शरद ऋतु में विंटर सीजन के दरमियान भी बारिश हो जाता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि शरद ऋतु में भी बारिश हो जाता है, कभी कभी बारिश होता है, और मैक्स कंडीशन, और स्थिति और बद से बदतर बना देता है, मतलब वर्ष हो जाएगा, और स्थिति और हालात बिगाड़ देता है। मतलब ठंड तो एक है ही था पूरा, और बारिश हो गया, कभी कभी बारिश हो जाता है, और बारिश हो जाएगा तो स्थिति और बद से बदतर बना देता है और बुरा स्थिति कर देता है। मेक कंडीशन वर्ष हो जाएगा और स्थिति बुरा कर देता है। बेटर कैसे करेगा, बारिश होगा ठंडा में तो अच्छा कंडीशन होगा, एब नॉर्मल, असाधारण ये नहीं आएगा, नॉर्मल ये सब कुछ नहीं, और कंडीशन खराब हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। क्लियर? किसी क्वेश्चन में डाउट? बोलिए। क्लाइमेट माने होता है जलवायु, किसी स्थान से जुड़ा होता है जलवायु। क्लाइमेट और वेदर में कंडीशन लोगों को आते रहता है, क्या डिफरेंट है बताते हैं थोड़ा सा। देखिए क्लाइमेट में क्या डिफरेंट आएगा ये समझिए। क्लाइमेट माने होते जलवायु, और वेदर मतलब होते मौसम। वेदर माने होते मौसम, क्लाइमेट माने होते जलवायु। ये दोनों में क्या डिफरेंट है? क्लाइमेट जो होता है ना किसी स्थान से जुड़ा होता है, जो परमानेंटली होता है, जो परमानेंटली होते हैं। ऐसे नियम के अनुसार यदि हम बताना चाहेंगे, यदि आप जीके जीएस में ज़्यादा ज्ञाता होंगे, तो क्लाइमेट किसी स्थान के लिए 25 साल तक फिक्स होते हैं, 25 साल तक फिक्स रहता है। उसके बाद उसमें फिर सुधार किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कहीं यहाँ इस स्थान की जलवायु चेंज तो नहीं हो गया। तो चेंज यदि नहीं हुआ तो कन्फर्म है कि वो जस के तस रहा था। लेकिन 25 साल तक किसी स्थान की जलवायु को परमानेंट कर दिया जाता है, 25 साल तक। ये कोर्ट का नियम है, जीके यदि आप जानते होंगे तो फिर से देख लेना उसको। क्लाइमेट, क्लाइमेट होते किसी स्थान की जलवायु, और वेदर होते समय से रिलेटेड होते हैं। ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। यदि हम अभी फ़ोन करेंगे ऐसे, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा दोस्त कहाँ यार, तो कहेगा हम जम्मू में। अभी का हाल चाल वहाँ के, अभी का क्लाइमेट नहीं पूछेंगे, पूछेंगे अभी का मौसम कैसा है। मतलब अभी मतलब जैसे अभी नाउ आया तो टाइम जुड़ी है, अभी का मौसम कैसा। फिर 1 घंटा के बाद फ़ोन करेंगे, अभी क्या हाल चाल है, अभी का मौसम क्या है, मौसम पूछेंगे। लेकिन पूछेंगे जमुई की जलवायु कैसा है, तो परमानेंट है। आज पूछिए तब वो वही बताएगा, कल पूछिए तब वो वही बताएंगे, 10 दिन बाद पूछिए तब वो हम वही बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि साउथ की जलवायु गर्म है, नॉर्थ की जलवायु ठंडा है। हम लोग आते हैं बीच बीचबा में। तो ये जलवायु जो होते हैं किसी स्थान के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन 25 ईयर्स तक ये नियम बना हुआ है। और वेदर जो होते हैं कि 24 घंटा में हजारों बार चेंज हो सकता है। मौसम 24 आवर में हजारों बार चेंज हो सकता है। अभी बारिश का मौसम है, अभी तूफान आया हुआ, अभी ठंडा का मौसम है, तो वो मौसम हजारों बार चेंज हो सकता है 24 आवर में। लेकिन ये फिक्स है, ये स्थान से जुड़ा हुआ, ये आपका समय से जुड़ा हुआ।